वो सिसक रहा था, वो रो रहा था, मगर बेबस था। वो अपनी मोहब्बत, अपनी दोस्त जो कि उसकी होने वाली बीवी है, उसको धोखा दे चुका था। बस कर दे सर, उसके असिस्टेंट ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो अपने आंसू साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर वो वहां बिछी हुई चारपाई पर लेट गया। मगर सुकून कहाँ मुयसर था, दर्द की इंतहा थी। वो सुबह तक बुखार में भटक रहा था। वो शख्स जो कि आसाबी तौर पर बहुत मजबूत था, मगर बेवफाई के खौफ से आज वो कमजोर पड़ गया था। उसके असिस्टेंट ने उसे 2-3 बार आवाज दी, मगर वो अपने होश में नहीं था। वो आंखें खोलना चाहता था, मगर बुखार की शिद्दत की वजह से वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। फिर कुछ देर गुजरी और एक लसवानी आवाज टकराई। लाला, क्या हुआ है इनको? उस लड़की ने पूछा। बुखार बहुत तेज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। असिस्टेंट ने जल्दी से कहा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। इनकी पट्टियां कीजिए, ठीक हो जाएगा। वो लड़की बोली और फिर कुछ देर के बाद वो वापस आई और उसके सराहाने में बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगी। दोपहर के करीब उसकी आंख खुली तो तबीयत काफी बेहतर थी और उसे गर्मी काफी ज्यादा महसूस हो रही थी। वो एक कच्चा पक्का सा मकान था जिसमें एक साइड पर पंखा चल रहा था, तो दोपहर होने की वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। मैंने आपके लिए यखनी बनाया है। वो नलके से मुंह हाथ धोकर वहां पड़े हुए तख्ते पर बैठा तो उस लड़की ने पास आकर कहा। उसके माथे पर नागवारी बड़े तासुरात उभर आए। मुझे नहीं पीना, आपको जो तैयारी करनी है कर लीजिए, फिर हमें शहर के लिए निकलना है। वो सर्द लहजे में बोलता हुआ उठा कि कुछ देर के बाद वो लोग शहर के लिए निकल गए। उसका असिस्टेंट गाड़ी चला रहा था। वो फ्रंट सीट पर बैठा था, जबकि वो लड़की पिछली सीट पर बड़ी सी चादर ओढ़े बैठी हुई थी। गाड़ी शहर की हदूद में दाखिल हुई। एक काम करना है सागिर, इन्हें अपने घर जरा ले जाना। मैं अपने घर ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम तो अकेले रहते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो आहिस्ता से बोला। सर, मैं अकेला रहता हूँ, बहुत प्रॉब्लम होगी। और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ के लोगों को क्या जवाब दूंगा? सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके असिस्टेंट ने साफ जवाब दे दिया। मैं कैसे लेकर जाऊं उसे? तुम अच्छी तरह जानते हो वहां मेरी मंगेतर भी है, मेरे घर वाले हैं, सब क्या सोचेंगे? और मैं सबके सवालों को क्या जवाब दूंगा? वो तेज लहजे में बोला तो 17 साल लड़की सहम सी गई और बेघर होने का डर फिर से दिल में उठने लगा था। वो बचपन से ही रिश्तों के लिए तरसी हुई आई थी। उसके भाई ने उसे बाप बनकर पाला था और जिस कोर्ट में वो रहती थी वहां की फरसूदा रस्मो रवाज के खिलाफ उसका भाई उठ खड़ा हुआ था और उसने पुलिस को बीच में इन्वॉल्व किया। ये बात कोर्ट के सरदार ने जब जानी तो उसने उसके भाई तौकीर को मारने का प्लान बनाया और तौकीर उसे लेकर कोर्ट से निकला और एक छोटे से कस्बे में आ गया। वहां पर उसने उसे छुपा लिया था और जब पुलिस ने कोर्ट में सरदार के खिलाफ ऑपरेशन किया तो वहां के सरदार ने तौकीर पर कातिलाना हमला करवाया। तौकीर ने अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले कमिश्नर आलिम अफरोज से ख्वाहिश की कि उसकी बहन से शादी करे और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आलिम अफरोज ने हामी भर ली। वहीं पर तौकीर के सामने उन दोनों का निकाह हुआ और कुछ ही घंटों के बाद तौकीर जख्मों की ताब न लाते हुए दुनिया से चल बसा। वो तो जैसे पूरी दुनिया में अकेली ही रह गई थी, मगर दिल में एक फिर भी तसल्ली आई कि इसका कोई है जिसके हाथ में उसका भाई हाथ देकर गया है। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि उस शख्स भी उससे अपना दामन छुड़वाना चाहता है। आप मुझे किसी दारुल मान में छोड़ दीजिए, वो आहिस्ता से बोली। तो आलिम अफरोज ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि घोट इब्राहिम का सरदार तुम्हें ढूंढ रहा है। खैर, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अपने घर वालों को ये कह दूँ कि तुम मेरी दोस्त की बहन हो। वो आहिस्ता से बोला तो बेला ने नफी में सर हिलाया। फिर कुछ देर के बाद वो गाड़ी एक आलिशान महल के सामने रुकी। बेला ने हैरानगी से उस आलिशान महल को देखा। फिर कुछ देर के बाद गेट खुला और आलिम अफरोज गाड़ी को पोश में लगाने के बाद उसे लिए अंदर की जाने पड़ा। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसकी आगा जान और बाकी सब लोग लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे और उसके पीछे चादर में लिपटी उस लड़की को देख सब चौंके। ये कौन है? सबसे पहले उसकी माँ शमसा अफरी अफंदी ने पूछा। फिर बाकी सब भी एक के बाद एक सवाल कर रहे थे। उसने गहरा सांस भरा। ये मेरे मिशन की साथी तौकीर की बहन है और इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा और तौकीर मेरे मिशन को पूरा करते हुए शहीद हो गया है और मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ। और उसने कहा, चलो ठीक है शमसा बहू, आप ऐसा कीजिए, बच्ची के लिए कोई कमरा तैयार कीजिए।
और इसे वहां भेज दे। आगा जान ने कहा तो शमसा ने फर्मा बरदारी से सर हिला दिया, जबकि आलिया ने नागवारी से उसे देखा। बाबा, मुझे लगता है कि इस लड़की का यहाँ रहना ठीक नहीं है। मेरे भी 2 जवान बेटे हैं और आलिम भी जवान जहान है, और इस तरह किसी लड़की को यहाँ रखना ठीक नहीं है। आलिया ने इसे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, रिलैक्स बहू, क्या हो गया आपको? और आप अपने ही घर के लिए बेटों पर हम भरोसा नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा? आगा जान ने संजीदा लहजे में कहा, और फिर वहां से उठकर अंदर की जाने बढ़ गए। उसे कमरे में आते ही शॉवर लिया, और फिर उसके बाद वो बैठा इसी बारे में सोच रहा था कि निदा से इस बारे में बात करे कि नहीं, कि दरवाजा नॉक हुआ। उसने इजाजत दी तो मुलाजमा ने उसे डिनर का पैगाम दिया। वो उठकर नीचे आया ही था, उसी वक्त निदा पैंट कोट में मलबूस अपनी पुरवकार अंदाज में चलती अंदर दाखिल हुई। ही स्वीट हार्ट, तुम कब आए? ईदा ने आते ही उसकी रुखसार पर रुखसार किस करते हुए धीमा सा मुस्कुरा के कहा। वो बामुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाता उसके साथ डाइनिंग हॉल में आया। सबसे मिलने के बाद अभी बैठे ही थे कि बेला अंदर दाखिल हुई। आलिम उसे देखते ही पहलू बदलने लगा और आगा जान ने बड़ी मोहब्बत से कुर्सी से बैठने के लिए कहा। वो झिझकती हुई चुपचाप बैठी। कुछ देर के बाद सबने खाना शुरू किया और फिश खाने के लिए सब लोग छुरी कांटे का इस्तेमाल कर रहे थे और वो परेशान सी सबकी जानिब देख रही थी। उसने हाथ से जब खाने शुरू किया तो सब लोग खाना रोककर उसे देखने लगे और आमिर और सुलेमान तो उस पर हंसने लगे। मैंने कभी चम्मच इस्तेमाल नहीं किया, वो आहिस्ता से बोली तो सुलेमान कहका लगाकर हंस पड़ा। चम्मच क्या होता है? ये स्पून और ये फोक है। चम्मच डिस्गस्टिंग। आलिया ने तंग कर कहा, मुझे लगता है कि बेला इस तरह खाने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है, तो इसे इसका खाना कमरे में ही अगर दे दिया जाए तो। आलिम ने आहिस्ता से कहा तो आगा जान ने पुरसोच अंदाज में सर हिला दिया। कुछ देर के बाद सब लोग लाउंज में बैठे ग्रीन टी पी रहे थे कि आलिम ने निदा को मुखातिब किया। निदा, एक बहुत जरूरी काम है तुमसे। ये जो लड़की मेरे साथ आई है ना बेला, इसके लिए कुछ ड्रेस वगैरह ले आना। आलिम ने कहा, श्योर जान। निदा ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। अगले दिन आलिम घर पहुंचा तो लॉन में बैठी बेला को देखकर ठहर गया। उसने निदा का कैजुअल ड्रेस पहन रखा था। वो लग पींच कर अंदर आया तो निदा नक्सुक से तैयार बैठी थी। मैंने तुमसे सिर्फ एक काम कहा था निदा, जिस लड़की को कपड़े दिला देना। ये नहीं कहा था कि अपनी उत्तरन उसे दे देना। वो तलंग लेचे में बोला तो निदा ने पीढ़ी की नीचे उसकी जानू देखा। तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो आलिम? और रही बात उसको कपड़े देने की, तो मैंने आधी बारी पहने थे, मुझे मॉम ने बोला, मैंने दे दिया, और इसमें हर्ष क्या है? निदा ने कहा, बात इज्जत नफ्स की होती है निदा, और जो कपड़े आज तक तुम मुलाजमा को देती थी वो तुमने बेला को दिया, यानी तुम्हारे नजदीक बेला की हैसियत एक मुलाजमा जीतती है। वो सर्ट लहजे में बोला, क्या हो गया तुम्हें आलम? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और ना ही मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात थी। मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे आज अपनी एक पार्टी अटेंड करनी थी, और मॉम ने मुझे कहा कि मैं अपने कपड़े में से कुछ दे दूं, तो मैंने दे दिए। वो बोली और साथ पार्टी में जाने का कहा। पार्टी और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें पता है मैं कितना थका हुआ आया हूँ? तुम मुझे पार्टी के लिए अभी इसी वक्त जाने के लिए कह रही हो? मेरी तबीयत सुबह से खराब थी, तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ भी कि नहीं। आलिम इंतहाई चिड़चिड़े अंदाज में बोला तो निदा हैरान सी उसे देखने लगी। हो क्या गया है तुम्हें? हर बात पर हाइपर हो रहे हो, और फिर क्या हुआ? तबीयत सबकी खराब होती है ना, और इतनी छोटी छोटी बात को सब पर तो नहीं सवार करते। प्लीज तुम जाकर तैयार हो जाओ और पैनाडोल वगैरह ले लो। वो कहती हुई मोबाइल पर बात करने लगी। वो लब पींच कर वहां से कमरे की जाने पड़ा। वो कपड़े निकालने के बाद नहाने के लिए जाने ही लगा था। उसे अपने सिर पर शदीद दर्द महसूस हुआ। कुछ देर रेस्ट करने के इरादे से सोफे पर बैठा। उसकी बैग से टेक लगा गया, और कुछ ही देर गुजरी के खटके से उसकी आंख खुली तो अपनी आंखें मसलता हुआ देखने लगा। तो निदा ने गुस्से से उसका आवाज तोड़ दिया और ड्रेसिंग से उसकी परफ्यूम्स वगैरह उठाकर जमीन पर मार रही थी। वो जल्दी से उठा और उसके बाजू को हवा में रोका। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? वो तब कर बोला, हाँ पागल हो गई। तुम्हें मेरी किसी बात की वैल्यू नहीं है ना? ऐसे तो मोहब्बत के दावे करते, और मैं पिछले आधे पौने घंटे से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और तुम यहाँ पर आराम फरमा रहे हो। वो इंतहाई कड़वे अंदाज में बोली तो आलम के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मैं कुछ देर
सुस्ताने के लिए नींद दराज हुआ तो मुझे नींद आ गई। और इसमें तो इसी बार बस नहीं होता ना, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मैं किसी किस्म की नौकरी करता। मैं पुलिस वाला हूँ और मेरे मुख्तलिफ किस्म के केसेस होते हैं और मैं अंडर कवर एजेंट के तौर पर भी काम करता हूँ। कई रातों तक पुलिस होता। वो भी तलख लहजे में बोला, हाँ तो इसमें तुम्हारा ही कसूर है ना, इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर तुम्हें ये नौकरी करने का पड़ा था। और मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस इस बात से लेना देना है कि तुम मुझे मेरा वक्त दो। और तुम अच्छे तरह से जानते हो कि मैं अपने मामले में इस कदर पॉजिटिव हूँ। वो चबा कर बोली, और मेरा क्या, मैं भी तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ। हमेशा मैं ही मोहब्बत क्यों करूँ, और मैं ही साबित क्यों करूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे आज तक कभी तुमने इस बात का एहसास दिलाया कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो तलख लहजे में बोला, क्या मेरे अंदाज से तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और ये भी मेरी मोहब्बत ही है कि मैं इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारे कमरे में बुलाने पर आ गई, तुम्हारे साथ अपनी इतनी बड़ी पार्टी अटेंड करना चाहती हूँ एज अ कपल। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, सबसे ज्यादा। आई एम सॉरी, मैंने गुस्सा किया, लेकिन मैं क्या करूँ। तुम हमेशा इस नौकरी के चलते मुझे इग्नोर कर देते हो और फिर हमारे दरमियान लड़ाई हो जाती है। उसकी रुखसार पर हाथ रखते हुए बोली तो आलम ने गहरा सांस भरा। अगर मैं कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं पार्टी में नहीं जा सकता तो तुम माइंड तो नहीं करोगी ना। वो आपकी बात संजीदगी से बोला तो वो लब भींच कर उसे देखती रही और फिर सर झटक कर पड़ती। इट्स ओके, तुम आराम करो, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। वो आपकी बार मुस्कुरा कर बोली और फिर बाहर की जाने पड़ गई। वो गहरा सांस भरता फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया तो तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी और खाने की भी तलब हो रही थी। वो कमरे से निकलकर किचन की जाने बढ़ा। सुगरा बीबी, मुझे खाना दीजिए। उसने बिना देखे वहां काम करती बेला से कहा और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। सर में अभी भी शदीद किस्म की दर्द हो रही थी। बेला ने खाना डालने के बाद उसके सामने रखा। ये रहने दिए, मेरे दिल नहीं चाह रहा। आप एक काम कीजिए, एक कॉफी बना दीजिएगा, मेरे सर में शदीद दर्द है। वो अपनी कनपटियां मसलते हुए बोला, खाली पेट कॉफी नहीं पीते, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मध्यम सी मीठी आवाज कानों में गूंजी तो उसने झटकते झटके से मुड़कर उसे देखा तो बेला को देखकर चौंक गया। आप किचन में क्या कर रही हैं? उसे हैरानी से पूछा। और सुगरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उन्हें आराम के लिए भेजा और किचन समेटने लगी थी। वो आहिस्ते से बोली, ये काम आपके करने वाले नहीं है, घर में और भी नौकर हैं, आप छोड़िए ये सब और कोई कर लेगा। वो तेज लहजे में बोला, नहीं, वो सुगरा बीबी का काम है ना, तो कोई दूसरा करने के लिए तैयार नहीं था, तो इसीलिए मैंने करने का सोचा। और वैसे भी मैं सारा दिन आज फारिग रहकर बहुत ज्यादा बोर होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं काम कर लेती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, मुझे खुशी हो रही है सब करने में। आप ये थोड़ी सी रोटी खा लीजिए, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना देती हूँ। वो जल्दी से बोलती ही पलटने लगी, आप कॉफी रहने दीजिए, मुझे ज़ोहरा बीबी के अलावा किसी के हाथ की कॉफी पसंद नहीं। वो सर चटक कर बोलता खाने पर झुक गया और बिना कुछ कहे किचन की जानिब दोबारा से बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो लाउंज में बैठा टॉक शो देख रहा था कि जब भी बेला दोबारा आई वो कॉफी का मग उसकी तरफ बढ़ाए। मैंने मना किया था ना, तो फिर क्यों बनाई आपने? उत्तर नागवारी से बोला, आप एक बार ट्राई कर तो देखिए, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। वो पूरी उम्मीद लहजे में बोली। उसने चुपचाप कॉफी का मग थाम लिया, उसका सिप लिया तो काफी वाकई ही बहुत अच्छी थी। अच्छी है, उस संजीदगी से कहता हुआ घूंट घूंट पीने लगा। फिर वो कमरे में आया और अभी तक उसके सर में शदीद दर्द थी। अपनी कनपटियों को मसल ही रहा था कि जब दरवाजा खुला और बेला अंदर दाखिल हुई। मैं आपके सर की मालिश कर दूं? मैं भैया के सर की भी मालिश करती थी ना, तो उनको सुकून मिलता था। आप ही करवा कर देख लीजिए, आपको सुकून की नींद आ जाएगी। वो झिझकते हुए बोली, क्यों कर रही हो ये सब? प्लीज मुझसे दूर रहो। और मैं तुम्हें एक बात वाजिया कर दी, यहाँ पर निदा जो है ना, वही मेरी बीवी बनेगी। तुम्हारे साथ मेरा सिर्फ रिश्ता एक कागजी रिश्ता है, चूंकि मैंने एक मजबूरी के तहत तुम्हारे मरते हुए भाई की ख्वाहिश पर किया और मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बोला। वो बोला नहीं, फनका रहा था। वो फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी और आंसू शिफाफ रुखसार पर बहने लगे थे। और आनिम ने लब भींच कर उसे देखा। आई एम सॉरी, लेकिन जो हकीकत है मैंने वो तुम्हें बता दी है और इस वक्त मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे लिए बहुत किया है।
और मैं एक मरते हुए इंसान को कोई दर्द नहीं देना चाहता था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी को संवारूंगा। तुम्हें पढ़ने का शौक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उसके अलावा बहुत अच्छी जगह तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें किसी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता। तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद भी है ना, मैं पूरा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो गहरा सांस भरते बोलता जा रहा था। आप सॉरी मत कीजिए, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके सिस्टर ने मुझे सब बता दिया और मैं आपके और निदा बाजी के बीच कभी नहीं आऊंगी। आप दोनों तो बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ। मैं तो बस आपकी सर में मॉलिश करने आई थी। अपने भैया जी की भी मैं करती होती थी। वो अपने धीमे लहजे में बोलती जा रही थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम कर दो मॉलिश, मैं देखता हूँ, शायद मुझे सुकून मिल जाए। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला तो वो सोफे की पुष्ट पर जाकर उसके सर पे हल्के हाथों से मसाज करने लगी। आलम अफरोज की आंखें खुद ब खुद नींद से बोझल होने लगी। वो सोफे की पुष्ट से टेक लगाए आंखें मूंद गया और कब सोया उसे खुद भी खबर न हुई। जब आंख खुली तो उसने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे और बेला कमरे से जा चुकी थी। ओह माय गॉड, मैं पिछले 3 घंटों से ऐसे ही सो रहा था। वो अपने कंधों को अपने हाथों से दबाते हुए आगे बढ़ा और फिर जाकर बेड पर सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह जब वो उठा तो सब लोग नाश्ते पर उसका इंतजार कर रहे थे। निदा, तुमसे एक और काम है। तुम्हारी एक दोस्त है ना, कॉलेज की प्रिंसिपल, प्लीज उससे बात करके बेला का एडमिशन करवा दो फर्स्ट ईयर में। और जो भी फॉर्मेलिटी करनी है वो कर लेना। अगर हो सके तो उसे प्लीज ट्यूशन भी दे देना। वो नाश्ता करते हुए निदा से बोला, मैं सिग्गा से बात कर लूंगी, तुम खुद ही ले जाना बेला को। और आई एम सॉरी, मैं इसे पढ़ा नहीं पाऊंगी। तुम ऐसा करो, जब तुम वापस आओगे तब तुम थोड़ी देर खुद ही ट्यूशन दे देना। निदा ने हमेशा की तरह इनकार कर दिया था। वो चुपचाप सर झटक कर खाना खाने लगा। बेला को कॉलेज जाते हुए 1 महीना हो चुका था और वो कभी कभार उसके पास आकर ट्यूशन ले लेती थी। आज वो काफी लेट घर आया था और रात के 12 बज रहे थे। कुछ ही देर बाद दरवाजा नॉक करके बेला अंदर दाखिल हुई। वो मुझसे एक चैप्टर समझना था आपसे, आप अगर फारिग हो तो समझा देंगे। वो उंगलियां चिटकाते हुए वो आहिस्ते से बोले, हाँ जरूर, तुम बैठो, मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ। वो अपना ट्राउजर्स निकालते हुए बोला और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो बाहर निकला तो शर्टलेस अपने बालों को तौलिए से रगड़ रहा था। बेला ने हड़बड़ाकर अपनी किताब अपने चेहरे के आगे कर ली। उसकी अदा पर धीमा सा मुस्कुरा दिया, अपने शर्ट पहनकर उसके पास आकर बैठ गया। फिर उसके चैप्टर समझा रहा था उसको कि वो जोर से बादल गरजे और बेला हड़बड़ाकर टेरेस की जानिब देखने लगी, जिसका दरवाजा जोर से खुला था। और फिर दोबारा उसी तरह बिजली कड़की और चीख मारती उसका बाजू दबोचकर अपना चेहरा छुपा गई। उसका वजूद होले होले कांप रहा था। रिलैक्स बेला, कुछ नहीं हुआ। उसके रुखसार को हल्का सा छूते हुए बोला और फिर उठकर गई। आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ाएंगे? बेला ने कपकपाते लबों से पूछा। तो उसने इनकार करने के लिए लब खोले ही थे, मगर उसका जर्द पड़ता रंग देख वो चुपचाप सर अस्पात पे हिला गया। फिर वो उसका साथ यूं में आया और उसे छोड़ने के बाद वापस पलटने ही वाला था कि अचानक से बिजली कड़कने के साथ ही पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई और बेला खौफ के मारे चीख मारती उसके सीने से आ लगी। आलिम अफरोज उसके नरम गरम वजूद से बहकने लगा और बेख्तियार लब उसकी रूह से रुखसार से मिस होते उसके अंदर बड़की रमक दौड़ा गया। वो बेख्तियार उसके चेहरे के हर हर नक्श पर अपनी मोहब्बत की महर सब करने लगा। फिर आहिस्ता उसके नरम और मुलायम लबों को अपनी दस्तरस में लेता अपनी तशनगी मिटाने लगा। वो 33 साल का मर्द जिसकी जिंदगी में उसकी मोहब्बत थी और उस मोहब्बत के लिए उसने बरसों इंतजार किया था, और आज एक लम्हे में एक छोटी सी कामनी सी गुड़िया के सामने अपने जज्बात से हारता अपनी मोहब्बत तक फरामोश कर चुका था। फिर उसे यूं ही अपनी गोद में उठाए और बेड तक लाया और उस पर झुकता अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे। और आप क्या कह रहे हैं? प्लीज बेला, रो मत, प्लीज। मेरी ये तशरीकी मेरी जान ले लेगी। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को इस तरह नहीं छुआ, मगर मेरे भी जज्बात है और आज अगर ये तशरीकी रही तो मेरी जान निकल जाएगी। वो जज्बात से बोझल लहजे में बोला, आपके जज्बात निदा बाजी की अमानत है और आप अमानत की खयानत नहीं कर सकते। बेला ने जोर से पीछे धकेलते हुए कहा और उसी वक्त लाइट्स आगे और चौंक कर अपने हवास में गिरा और फिर तेजी से पलटा और वहां से अपने रूम की जाने बैठ गया।
अपने कमरे में आकर सोफे पर गिरने से अंदाज में बैठता, अपने बालों को जोर से संजीदगी में जकड़ लिया। क्या कर सकता हूँ मैं आलिम अफरोज अपने जज्बात के आगे कैसे कमजोर कर गया और कैसे ही बेवफाई कर सकता हूँ मैं। वो खुद को मुलामत करने लगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। ये मैंने क्या कर दिया? वो अपने आप को कोसने लगा। कुछ देर गुजरी तो दरवाजा नॉक हुआ। उसने जल्दी से खुद को संभाला और जाकर दरवाजा खोला तो बाहर नीता खड़ी थी। हाय बेबी, क्या हो रहा है? नीता ने मुस्कुराते हुए कहा तो वह मुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट लाता नफीम में सर हिला गया। चलो ना, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, एंजॉय करने चलते हैं। बहुत अरसा हुआ हमने एक दूसरे के साथ वाइन टाइम स्पेंड नहीं किया। उसके गले में बाजू डालते हुए अटला कर बोली, हाँ तुम चलो, मैं तैयार होकर आता हूँ। और वैसे भी मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, तो रास्ते में चलते करते हैं। वो तेज लहजे में बोला और फिर कुछ देर के बाद वो तैयार होकर बाहर घूमने के लिए निकल चुके थे। एक आइसक्रीम पार्लर के सामने उसने गाड़ी रोकते हुए आइसक्रीम का ऑर्डर दिया और फिर आइसक्रीम आने के बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर खाने लगे। तुम्हें कोई बात करनी थी? निदा ने एकदम पूछा। निदा, अब मेरी बस हो चुकी है। मेरे भी जज्बात है, एहसासात है, और मैं चाहता हूँ कि अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। ये ना हो कि मैं कहीं जज्बात की रो में बैठकर कुछ गलत कर जाऊं। प्लीज इस शादी के लिए मान जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम जिस मकाम पर पहुंचना चाहती हो उसके बाद तुम ये शादी करने पर यकीन रखती हो, लेकिन काम तो होते ही रहेंगे ना। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। प्लीज मेरे जज्बात को समझो। वो इसका हाथ अपने जज्बाती अंदाज में पकड़ते हुए बोल रहा था और निदा को उसका अंदाज कुछ अजीब सा लगा। मुझे लगता है मैं शादी के बाद काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगी, निदा ने बेचैनी से कहा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे काम में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालूंगा। बस मुझे तुम्हारा कुछ टाइम चाहिए, और इतना टाइम तो निकाल ही सकोगी ना मेरे लिए। उसके हाथों को अपने गर्म हाथों में लिए बोले जा रहा था और निदा उसके अंदाज पर हैरान थी। उससे मोहब्बत करता था मगर इस कदर जज्बाती वो कभी नहीं हुआ था। और कुछ तो था जिसकी वजह से उसका माथा ठटक रहा था। ओके, जैसा तुम चाहो। कुछ देर के बाद उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तो जैसे उसकी जान में जान आ चुकी थी। फिर घर जाते उसने घर वालों को ये बात बताई तो सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग तो बहुत अरसे से चाहते थे कि घर में कोई शादी हो, और खासतौर पर इस घर के लाडलों की। उनकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और निदा ने किसी किस्म की शायद फंक्शन से मना किया हुआ था क्योंकि इसको अपने एक बहुत अहम प्रोजेक्ट पर काम करना था और वो नहीं चाहती थी कि शादी की मसरूफियात में पड़कर वो अपने काम से निगाहें फेरे। तो इसीलिए सिर्फ मेहंदी, बारात और वलीमा था। आज मेहंदी की रात थी। वो व्हाइट कलर के कुर्ता में मल्टी कलर की चुनरी लिए बहुत हैंडसम लग रहा था। वो अपने ध्यान में मोबाइल में मसरूफ नीचे की जाने पड़ रहा था कि सामने से आती बेला से टकराया और बेला के हाथों में मौजूद उपटन का थाई उलटकर उसके सारे कपड़ों को खराब कर दिया। वो जो उस दिन से बेला से कई बार कतरा रहा था, आज से देखते ही फिर से गुस्सा आ गया। तुम्हारा दिमाग खराब है? अंधों की तरह चल रही हो? वो एकदम दहाड़ कर बोला तो सोफे पर बैठते सब लोग इन दोनों की जाने मुतवज्जा हुए। सॉरी। व्हाट सॉरी? मेरा सारा सूट खराब कर दिया तुमने। तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज नहीं है क्या? ध्यान से आगे बढ़कर चलना चाहिए ना। वो चीख उठा। रिलैक्स, क्या हो गया आलन? वो तो अपनी नाक की सीट पर आ रही थी और तुम्हारा ध्यान मोबाइल की तरफ था। तुम खुद इससे जाकर टकराए हो और इस बेचारी को डांट रहे हो। निदा ने उसकी साइड लेते हुए कहा, तुम क्यों ले रही हो उसकी साइड? ये अब बच्ची नहीं है, इसको खुद को संभालना चाहिए। ये सारी जिंदगी इसने मेरे सर पर बैठी रहना है। अभी से ये संभलना नहीं सीखेगी तो ये कभी नहीं संभल पाएगी। वो गुस्से से चीख उठा और उसके गुस्से की सब लोग वजह तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। बेला सर झुकाए रो रही थी और उसे रोता देख आलिम अफरोज को और गुस्सा आया। अब क्या यहाँ पर खड़े खड़े रोती रहोगी? जाओ यहाँ से। वो दहाड़ा तो रोते हुए वहां से भाग गई। ईदा ने अफसोस से उसे देखा। तुम बहुत अजीब बिहेव करने लगे हो आलम। ऐसे कौन बात करता है? वो बेचारी सुबह से मेरे लिए कुछ ना कुछ कर रही थी और मेरे कहने पर मेरे लिए ऑर्गेनिक उपकरण बना कर लाई। वो बेचारी तो कुछ को किसी को कुछ कहती भी नहीं है। सारा दिन किचन में कुछ ना कुछ कर रही होती है और तुमने उसको डांट दिया। वेदा ने अफसोस बड़े लहजे में कहा। बाकी सब भी उसके हक में बोलने लगे। वो सख्त चिंचिलाया हुआ वापस कमरे में आया और कपड़े चेंज करने के बाद वो बाहर लॉन की जाने पड़ गया। कुछ देर में उनकी मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। वेदा बेला को लेकर मना कर ले आई थी। उस वक्त गुमसुम से स्टेज से नीचे लगे
सामने वाले टेबल पर बैठी थी। उस वक्त की कड़े मराहल पर था। उसका दिल चाह रहा था कि वो किसी तरह यहाँ से गायब कर दे उसे। कुछ देर गुजरी तो निदा मेहंदी के फंक्शन में ही इजाजत देकर एक मीटिंग अटेंड करने चली गई। वो मजीद चिढ़ चुका था, लेकिन निदा को कुछ कहने का मतलब था कि उसका मूड खराब होना, तो इसलिए वो चुपचाप दिल में करने लगा। वो अच्छी तरह से जानता था कि निदा बेशक उससे मोहब्बत करती है, मगर उसके लिए उसका काम सबसे पहले है। यहाँ तक कि खुद से भी ज्यादा वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की केयर करती है। कुछ देर के बाद वो वापस आई तो उनकी रस्म हुई, और रस्म से फारिग होकर सब लोग डांस वगैरह करने लगे, मगर उसकी निगाहें भटक भटक कर बेला को ही तलाश कर रही थी, जो न जाने एकदम से कहाँ गायब हो चुकी थी। फिर उसे ढूंढता हुआ गेस्ट रूम में आया तो अंदर से उसकी चीख की आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ा कर कमरे की जाने पड़ा तो राफिया बेला को बेड पर गिराए उस पर हावी हुआ था। यू ब्लडी! वो गाली निकालता उसको चिपटा और राफिया को पीछे धकेलते उसके चेहरे पर थप्पड़ नसीब करने लगा। निदा जो उसे ढूंढती उसके पीछे आई थी। वो सामने का मंजर देख शॉक्ड रह गई, और फिर उसकी निगाह बेला पर पड़ी तो वो सारी सिचुएशन समझ चुकी थी, जिसके कपड़े, बाजू और कंधों से फटे थे। वो अपने सीने पर बाजू रखे रोते हुए खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। निदा ने बेड की दूसरी साइड पर पड़ा, उसका दुपट्टा उठाकर उसे उड़ाया। बस कर दो आलम, छोड़ दो इसे। इस वक्त मेहमानों से घर भरा पड़ा है, हमारा और बेला का तमाशा बनेगा। प्लीज आलम, छोड़ो ना। मेहमान जाते हैं, फिर हम बात करते हैं इस पर। वो आलिम अफरोज को पीछे हटाते उसे रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। आलिम ने उसे जोर से पीछे धकेला और फिर एक नजर बेला पर डाली, जो कि घुटनों में सर्दियां रो रही थी। उसका बदन लर्स रहा था। संभालो उसे लेगा, वो कर बड़े लहजे में बोला और फिर बाहर निकल गया। राफिया भी लड़खड़ाते हुए अंदर की जानिब बढ़ गया। कुछ देर में फंक्शन खत्म हो चुका था और निदा ने फारिग होते ही लाउंज में बैठे हुए राफिया को गिरेबान से पकड़ते 2-3 थप्पड़ मारे। शर्म नहीं आती तुम्हें, एक औरत की इज्जत पर हाथ डालते हुए? इतना भी नहीं मालूम तुम्हें कि तुम्हारी एक माँ और बहन है? वो चीख कर बोली। हाय हाय, क्या हो गया है और मेरे बच्चे ने क्या कर दिया? असरा बेगम ने तरफ कर पूछा। मामा, आपकी बेटी ने जो हरकत की है ना, इसके बाद तो मैं बेला से निगाहें तक नहीं मिला पा रही, निदा ने कहा और फिर सारी सिचुएशन बताई। तो आगा जान का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्हें आगे बढ़ते एक जोरदार तमाचा राफिया के चेहरे पर दे मारा। दफा हो जाए यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शर्म आ रही है मुझे कि तुम इस घर के बच्चे हो। आगा जान ने दहाड़ कर कहा। क्या क्या कह रहे हैं बाबा, मेरा इकलौता बेटा है। अजरा बेगम तरफ कर रह गई। तुम्हारा इकलौता बेटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनाह करे और मैं इसे माफ कर दूं। ये मेरे असूलों के खिलाफ है। आलिम, इसे पकड़ कर घर से बाहर निकाल दो। जब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी तब तक ये घर में नहीं रहेगा। वो सर लहजे में बोले और फिर अंदर की जानिब बढ़ गए। आलिम उसे बाजू से खींचता हुआ बाहर ले गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर के बाद वो कमरे में आया तो अपना सर थामे बैठा था। निदा उसके पास आई। मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। वो लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम यही सोच सोच कर रहे हो ना। निदा उसकी रुखसार पर हाथ रखे धीमे नजर पड़ी। तुम नहीं जानती मैं खुद को कितना बेबस फील कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उसका सामना कर सकूं। पहले मैं उसे बुरी तरह डांटा और फिर उसके बाद ये सब हो गया। उस मैं कैसे खुद को संभालूं? वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े बेचैनी से बोला। रिलैक्स हो जाओ और सुबह सुबह तो उससे माफी मांग लेना। निदा ने उसे तसल्ली दी तो सर इस बात में हिला गया। फिर कुछ देर के बाद वो सोने के लिए लेटा तो उसकी निगाहों से नींद कोसों दूर थी और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। काफी देर वो करवटें बदलता रहा मगर दिल को चैन ही नहीं आ रहा था। वो एकदम से उठा और शर्ट पहनता गेस्ट रूम की जाने पड़ा और दरवाजा नॉक करते हुए जैसे अंदर दाखिल हुआ तो बेला बेसुध बेड पर लेटी हुई थी। गंदारी अनार से रुखसार पर अभी तक आंसू के निशान थे और होंठ भी निचला फटा हुआ था। खिला खिला सा मासूम चेहरा इस वक्त इस्तिराब का शिकार था। वो लब पींच कर उसके पास बैठा और आहिस्ता से उसके माथे पर हाथ रखा तो एकदम से चौंक गया। उसका माथा आग के माने दहक रहा था। उसने जल्दी से उसकी गर्दन और रुखसार को छू कर देखा तो उसे तेज बुखार था। वो जल्दी से अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुला चुका था। डॉक्टर ताहिर ने आते ही उसे चेक किया और ताजे पानी की मट्टियां रखने को कहा। वो मेडिसिन देकर चला गया। वो कुछ देर उसके पास बैठा उसे ठंडी पानी की पट्टियां करता रहा। अब उसको जैसे ही जरा होश आया तो उसे उठाकर बिठाते
उसे मेडिसिन खिलाने लगा। मेडिसिन लेते ही दोबारा से आंखें मूंदे लेट चुकी थी, मगर बुखार फिर से तेज होने लगा था और अब की बार तो कांपने लगी थी। उसके हाथ पांव पे पट्टियां रखता उसके कपकपाते लड़ते हुए वजूद को देख रहा था। फिर 1 बजे के बाद जाकर बेला की तबीयत थोड़ी सी सेट हुई तो उठकर बैठकर रोने लगी। वो गहरा सांस भरता उसके पहलू में बैठा और उसे अपने सीने में बेच लिया। बेला के रोने में और शिद्दत आ गई। उसकी शर्ट को दोनों हाथों से दबोचे हिचकियों से रो रही थी। आलिम अफरोज उसके सर को आहिस्ता आहिस्ता सहलाते उसे तसल्ली देने लगा। फिर उसकी सीने से लिपटी सो गई। वो पूरी रात उसे बाहों में लिए बैकग्राउंड से टेक लगाकर खुद भी सो चुका था और सुबह को आंख खुली तो दिन का उजाला फैल चुका था। वो सोई हुई बेला को अपने सीने से हटाकर आहिस्ता से बेड से लिटाता, उसके माथे पर अपने लब रखता, उठकर वहां से निकलता चला गया। फिर दोपहर के करीब वो सोकर नीचे आया तो बेला लाउंज में बैठी थी और निदा उसे तसल्ली दे रही थी। वो सलाम करता सोफे पर बैठ गया। देखो ना हालिम, रो रही है ये, निदा ने कहा तो संजीदगी से उसकी जाने देखने लगा, जिसकी हसीन आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। देखो बेला, जो होना था सो हो गया, लेकिन इस बात को लेकर तुम इस तरह का स्ट्रेस लोगी तो खुद को बीमार कर लोगी। और नरम लहजे में बैठता उसको समझाने लगा, बिल्कुल, मैं भी यही कह रही थी, और मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मेरे भाई ने ये सब कुछ किया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर उसे सजा दिलवाऊंगी। निदा ने संजीदा लहजे में कहा, वाह, बहुत खूब, एक पढ़ाई लड़की की खातिर अपने भाई के साथ ये सलूक करोगी? सही जा रही हो तुम। अरे पूछो तो, इसमें कसूरवार मेरा बेटा है भी कि नहीं? उसने मुझे फोन करके बताया कि खुद उसे माइल माइल करती थी। अरे, जब लड़के को अपनी तरफ माइल कर लिया था तो छूने लगा, इतना वावेला क्यों मचाया? अजरा के इल्जाम पर बेला का रंग सज पड़ गया कि अब क्या कहनी है मम्मा, मतलब बेला नहीं। इधर ने फिर मुंह पर हाथ रखते बात को अधूरा छोड़ा तो आलिम अफरोज ने नाक बारी से उसकी जानिब देखा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई सच बोल रहा? वो भाई जिसके ना जाने कितने लड़कियों से अफेयर्स हैं, वो कितनी बार उसकी शिकायत इधर पुलूनिस के शरीफ घरों से भी आई, वो किस तरह का है ये सब लोग जानते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो बात वो कहे वही सच होगी। वो तलख लहजे में बोला, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मगर एक बात तो तुम भी जानते हो कि अगर औरत इशारा करे तभी मर्द उसकी तरफ माइल होता है ना। तो उसने ही तो कोई ऐसी हरकत की होगी ना। अगर कोई ऐसी हरकत की है ना बेला, प्लीज मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाऊंगी। निदा ने अब की बार सख्त लहजे में कहा तो बेला और ज्यादा रोने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया निदा, तुम क्या बकवास की जा रही हो? कुछ तो बोलने से पहले सोच लिया करो। वहां पर जो कुछ भी हुआ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम्हारा भाई भेला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आलिम अफरोज का लहजा सख्त होने के साथ साथ बुलंद भी हो गया था और निदा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। तुम मुझ पर चलाओगी? अपनी निदा पर? मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जब गलती होती है तो दोनों तरफ से होती है, और जरूरी नहीं तुमने जो आंखों से देखा हो वही सच हो सकता है कि मेरा भाई जो बोल रहा है, हम में से किसी ने उसकी कोई बात सुनी भी नहीं है और उसे घर से बाहर निकाल दिया। निदा का रवैया एकदम बदल चुका था और आलिम अफरोज का गुस्सा लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया निदा, और यकीनन तुम अपने भाई की मोहब्बत में ये बात कर रही हो कि तुम्हें एक लड़की का दुख भी नजर नहीं आ रहा। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। तुम ऐसी तो नहीं थी, लेकिन तुम वक्त के साथ साथ आज बदलती जा रही हो, या फिर मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। वो तलख लहजे में बोला तो निदा लग पींच कर उठ खड़ी हुई और फिर बिना कोई बात किए वहां से अपने कमरे की जानी पड़ गई। मिल गया सुकून? दोनों होने वाले मियाँ बीवी के दरमियान फूट डालकर क्या मिला तुझे? अजरा बेगम ने चिल्ला कर कहा तो आलम ने नाकवारी से उन्हें देखा। फूफो, अब बात को ख्वामुख्वा बढ़ा रही हैं। बेला, आप जाइए और जाकर आराम कीजिए अपने कमरे में। वो बेला से कहता ऊपर की जाने पड़ा और निदा के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो कपड़े निकालकर फ्रेश होने जा रही थी। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मुझे तुमसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं आज के दिन किसी भी किस्म की कोई करवाहट नहीं चाहता। मैंने इस दिन का बरसों इंतजार किया है। प्लीज, आई एम सॉरी। वो निदा के हाथ थामते हुए बोला तो हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ ठीक है, तुमने सॉरी कर ली, ये मेरे लिए काफी है। लेकिन हाँ, मैं अपने भाई को वापस बुला रही हूँ। जाहिर बात है, एक बहन की रुखसती में भाई को तो होना ही चाहिए ना, और मैं नहीं चाहती कि मामा को तकलीफ हो। प्लीज तुम मुझे मना मत करना। उसे मना करने के लिए कहने ही वाला था, मगर उसकी बात पर लब पीछे रह गया।
फिर आहिस्ता से सर अस्पात में हिला दिया। कुछ देर के बाद वो तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। बड़ी धूमधाम से उनकी बारात भी थी और वो लोग होटल पहुंचे और कुछ ही देर में निदा तैयार होकर सीढ़ियां उतरती एक जबरदस्त इंटरव्यू लेते हुए आई। सामने सामने बैठाकर उन दोनों का निकाह हुआ और आलिम को न जाने अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई चीटिंग कर रहा हो। और ये सच भी था। उसने अपने और बेला के रिश्ते के बारे में सबसे सच छुपाया था और इसी चीज को उसे गिल्ट था। मगर फिलहाल वो अपनी इस खुशी को एंजॉय करना चाहता था। रुखसती के बाद राफिया को देखकर दिल में गुस्सा फिर से उभरने लगा था, मगर निदा की खातिर वो खामोश रहा और निदा को रुखसत करके वापस आगा मेंशन आ गया। कुछ रसूमात के बाद निदा को कमरे में भेज दिया गया और अपने दोस्तों के साथ कुछ देर बैठा और उन्हें रुखसत करके वो कमरे में आया। और जैसे वो अंदर दाखिल हुआ तो बेड खाली था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो निदा सोफे पर सिल्क की नाइटी पहने लैपटॉप पर मसरूफ थी। ये सब क्या हो रहा है? उसने पास जाकर पूछा तो निदा ने निगाह उठाकर मुस्कुरा कर से दिखा। अरे आगे तू, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला है और मिस्टर जॉन का फोन आया था। वो कल मीटिंग के लिए आ रहे हैं। मैं उसी की प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हूँ। तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं बस आ रही। वो जल्दी से बोली तो वो गहरा सांस भरता बेड की जाने पड़ गया और कितनी देर वो इसका इंतजार करता रहा। यहाँ तक कि 2.5 घंटे बीत चुके थे और वो सख्त उकता चुका था। और यूं ही इंतजार करते करते उसकी आंख लगी, जो कि सुबह के अलार्म के साथ खुली। उसने अलार्म बंद करते हुए सर घुमाया तो पहलू में सोई निदा को देखकर लब भींच कर रह गया। फिर बोझल दिल से उठकर उसने नमाज अदा की और अपनी एक्सरसाइज करने के बाद वो जब कमरे में आया तो निदा अभी तक सो रही थी। वो पास आकर उसके साथ हल्की फुल्की गुस्ताखियां करने लगा। ओहो, क्या कर रहे हो? तंग मत करो ना, मैं 3 बजे सोई हूँ। वो नींद में उसका हाथ झटकते हुए दूसरी जानिब करवट लेगी। वो अपना माथा मसलता हुआ सोने की कोशिश करने लगा, मगर दिल अजीब सा बेचैन हो रहा था। फिर न जाने कब आंख लगी, जो कि तकरीबन 12 बजे के करीब खुली। जब आंख खुली तो निदा कमरे में मौजूद नहीं थी। उसे ढूंढता हुआ नीचे आया। निदा कहाँ है? उसने बाहर आकर पूछा। उसे मालूम हुआ कि वो दफ्तर जा चुकी है। वो दिल ही दिल में करता हुआ लाउंज में बैठा नाश्ता करने लगा। रात को वलीमे से फारिग हुआ ही था कि निदा ने उसे बताया कि वो 12 बजे की फ्लाइट से लंदन अपनी डील फाइनल करने जा रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया निदा? हमारी शादी कल हुई है और तुम यूं काम में उलझी हुई हो, और मैं जो कि एक कमिश्नर हूँ, तुम्हारे लिए पूरे वीक की छुट्टियां ली है मैंने। वो गुस्से से चिल्ला उठा। दिमाग खराब है? किस तरह बात कर रहे हो? और तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है कि तुमने छुट्टियां ली हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ किस कदर संजीदा हूँ। अगर तुम्हारी तरह मैं भी गैर संजीदा हो गई तो हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा? तुम्हें क्या लगता है इस मामूली सी पुलिस की नौकरी से तुम मेरे और मेरे बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकोगी? तुम्हारी जितनी एक महीने की सैलरी है ना, मैं उससे कई गुना ज्यादा एक दिन में कमाती हूँ। बिजनेस की दुनिया में मेरा एक नाम है और मुझे इस नाम से भी आगे का नाम कमाना है। वो तलख लहजे में बोलती चली गई और वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। निदा के साथ साथ बाकी सब भी उसे सुनाने लगे। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा होकर तुमने इतना नैरो माइंड कैसे हो सकते हैं? उसकी माँ शमसा बेगम ने कहा तो लब भींच कर रह गया। अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना नैरो माइंड होता है? बहुत तकलीफ दी आप लोगों ने मुझे। और ठीक है, उसे जाना है तो जाए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंतहाई गुस्से से बोला और फिर अपने कमरे की जाने पड़ गया। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उसकी गुस्से को देखते निदा जाने का इरादा कैंसिल कर देगी या फिर कुछ देर का बात का इरादा रख लेगी, मगर निदा ने उससे मिलकर जाना भी गवारा नहीं किया। वो पूरी रात अंगारों पर लौटता रहा। अगले दिन उसने भी अपनी ड्यूटी पर जाने का सोचा और यूनिफॉर्म चेंज करके वो बाहर निकला तो पूरा घर अभी तक सो रहा था। वो मुलाजमा को आवाज देता हुआ डाइनिंग हॉल में आया और फिर उसकी निगाह किचन में काम करती बेला पर पड़ी तो वो ठटक गया। वो सफेद कलर की यूनिफॉर्म के साथ पिंक कलर का दुपट्टा ओढ़े बहुत हसीन लग रही थी। आपका नाश्ता? उसने ट्रे उसके सामने रखी और आहिस्ता से कहा तो बेकर उसका हाथ थाम गया। तुम भी मेरे साथ बैठ कर करो ना, वो गंभीर लहजे में बोला तो वो झिझकती हुई उसके साथ चेयर पर बैठ गई। नाश्ता करते हुए गाहे बेगाहे उसके हसीन चेहरे पर नजर डाल रहा था। कितने बजे छुट्टी होगी तुम्हें? उसने बेइख्तियार पूछा। 3 बजे तक फारिग होंगी, वो झिझकती हुई बोली। चलो, और तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, मैं 12 बजे लेने आऊंगा।
तब तक सब कुछ कंप्लीट कर लेना, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला तो नासमझी से उसे देखने लगी, मगर उसकी पुरशौक निगाहों की ताब न लाते अपनी पलकी झुका गई। फिर से कॉलेज छोड़ने के बाद वो कुछ देर अपने ऑफिस बैठा रहा और एक केस के बारे में स्टडी करने लगा, मगर जहन बेला की तरफ लगा हुआ था। वो 11:30 बजे ही ऑफिस से निकलकर कॉलेज पहुंचा और वहां से उसे छुट्टी करवाकर अपने फ्लैट पर ले आया। हम यहाँ क्यों आए हैं? बेला ने मासूमियत से पूछा तो गहरा सांस भरता उसका हाथ थाम कर अपने करीब कर गया। ये आप क्या कर रहे हैं? उसके सीने पर हाथ रखे पीछे मुंह लगी तो उसकी कमर में हाथ डाले उसे मजीद करीब करता उसके चेहरे के हर हर लक्ष्य को चूमने लगा। फिर से घुमाकर उसकी पीठ पेट से लगा दे उसकी कंधे पर ठोड़ी रखे अपने होठों का लम्स उसकी रुखसार पर छोड़ने लगा। बेला का हलक तक खुशक हो चुका था। वो हाथ पांव पसीने से तर होकर ठंडे हो चुके थे। प्लीज साहिब प्लीज। बेला, आज मुझे मत रोको वरना मैं मर जाऊंगा। तुम नहीं जानती मैं किस कर्ज से गुजर रहा हूँ और शायद उसके चलते कई गुनाह के रास्ते पर न चला जाओ, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरी महरम हो, मेरी बीवी हो। प्लीज मेरी ख्वाहिश को समझो, मुझे निदा की तरह तशनगी में मत छोड़ो। उसके लहजे में अब और भी कुछ ऐसा था कि बेला हैरान रह गई और फिर मुड़कर उसकी आंखों में देखा तो उनमें नमी थी। वो आप पे ज्यादा हक निभाबाजी का है और मैं कैसे? वो लब कुचलने लगी। श्श, इस वक्त कुछ मत बोलो, सिर्फ मुझे महसूस करो। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। वो गंभीर लहजे में बोलता उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले आया। उसे एहतियात से बेड पर लेटाते उसमें खोता चला गया। उसके लम्स में शिद्दत थी और वो नाजुक चाल उसकी बाहों में सिसकियां भर रही थी, मगर वो तो अपना सारा जुनून उस पर निकाल रहा था। फिर उसे यूं ही अपने बाहों में भरे पुरसुकून होता आंखों को मूंदता उसका सर सहलाने लगा। कुछ देर में दोनों ही सो चुके थे और आंख तकरीबन 6 बजे जाके पड़ी। उसे पहलू में पुरसुकून सोई हुई बेला को देखा और फिर आहिस्ता से उसके माथे पर लपकता फ्रेश होने चला गया। जब वो बाहर निकला तो बेला जाग चुकी थी और उसे देखकर उसके चेहरे पर हया के रंग छा गए। जल्दी से फ्रेश हो जा, घर निकलते हैं। उसके पास आकर उसके माथे को चूमते हुए बोला। फिर कुछ देर के बाद वो घर के लिए निकले। जब घर पहुंचे तो सब लोग लॉन में ही बैठे हुए थे। ये तुम्हारे साथ थी? शमसा बेगम ने हैरानगी से पूछा। जी दरअसल इसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई थी और ड्राइवर को मना कर दिया था, तो मैंने सोचा कि वापसी में इसे ले जाऊं। वो इत्मीनान से झूठ बोल रहा था। ओह अच्छा, चलो ठीक है। बेला, ऐसा करो चेंज करके आना, तुम खाना वगैरह देख लेना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। शमसा बेगम ने कहा। क्यों मम्मा, घर में मुलाजिम नहीं है जो ये काम करेगी? और तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। घर के काम लाजिम कर लेंगे, ओके? और हाँ, जो कल तुमने ट्रिप पर जाना है ना उसकी तैयारी कर लेना। मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा, मुझे भी अपने एक केस के सिलसिले में दूसरी शहर जाना। उस पार्ट के लहजे में बोला तो बेला उसे हैरानगी से देखने लगी कि कौन सी ट्रिप की बात हो रही है, मगर पूछने की हिम्मत ना हो सकी और चुपचाप अपने कमरे की जाने पड़ गई। एक ऐसा बिहेवियर है, तुम उस लड़की के सामने ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? शमसा बेगम ने तिल मिलाकर कहा। मम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आप ही बताइए। आगा जान को मैंने कुछ गलत कहा? वो इस घर की नौकरानी नहीं है, इस घर का एक फर्द ही है और मेरी जिम्मेदारी है। आप प्लीज उसे घर का कोई काम मत कहा करे। उसे पढ़ाई कंप्लीट करने दे ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवार सके। वो तलख लहजे में बोला। अरे, घर के काम करने की तो क्या हो जाएगा? उसके हाथ का खाना अच्छा होता है, इसलिए मैंने कह दिया। बहू, प्लीज चुप हो जाओ। वो ठीक ही तो कह रहे, और पहले भी तो मुलाजिम ही खाना बनाते थे ना, और ऐसी छोटी मोटी बातों पर इश्यू क्यों बनाते हैं? आगा जान ने कहा तो शमसा बड़बड़ाती हुई चुप हो गई। अगले दिन वो सुबह उठा और सीधा बेला के रूम में आया। आपने कहा था कि कॉलेज का कोई ट्रिप है, लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। उंगलियां चिटकाते हुए धीमे लहजे में बोली। वो आहिस्ते से उसके माथे पर लब रखता अपने मजीद उसे करीब कर गया। मेरी जान, हम हनीमून पे जा रहे हैं और घर वालों को ये बता नहीं सकता था मैं, और मैं तुम्हारे साथ ये हफ्ता गुजारना चाहता हूँ। ट्रिप से अच्छा कोई बहाना नहीं था। वो इत्मीनान से बोला। मुझे इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा। वो लब को चलते हुए आहिस्ता आवाज में बोली। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, और तुम भी उस वक्त अगर मेरा साथ नहीं दोगी तो बिखर जाऊंगा।
अगर तुम ऐसा चाहती हो, उसकी थोड़ी से उसका चेहरा थामकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। तो मासूमियत से सर नफी में हिला के, गुड गर्ल, तुम सच में बहुत अच्छी हो, उसकी रुखसार को छूते हुए बोला और फिर वहां से वापस चला गया। कुछ देर के बाद वो घर से निकले और उसने गाड़ी गिलगित की जाने मोड़ ली। 15 घंटे की थका देने वाले सफर के दौरान वो होटल पहुंचे। उनका रूम बुक था और वो सीधा रूम में आए और फ्रेश होने के बाद उन्होंने डिनर किया। बेला बहुत थकी हुई लग रही थी और बमुश्किल आंखें खोल कर बैठी थी। क्या हुआ, नींद आ रही है? उसके पास आकर बारी बारी उसकी आंखों पर अपने लब रखे हुए थे। नहीं नहीं तो, उसे पटाकर बोली तो धीमा से मुस्कुरा दिया। आहा, तुम मुझे खुश करने के लिए खुद को जबरदस्ती सोने से रोक रही हो। उसके रुखसार पर अपना रुखसार रगड़ते हुए बाहरी लहजे में बोला। तो वो लड़ती हुई उसकी सीने में चेहरा छुपा गई। चलो सो जा, उसे अपनी बाहों में भरे हुए। सच? उसने इतनी मासूमियत से पूछा। बेख्तियार आलम अफरोज को टूट कर उस पर प्यार आया। उफ, ना करो, और न मैं अपना इरादा कैंसिल कर दूंगा। वो इसकी हसीन आंखों के सामने हाथ रखते हुए गंभीर लहजे में बोला। तो झट से उसके सीने में चेहरा छुपा गई और धीमा सा मुस्कुराता खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। और कुछ ही देर में वो पुरसुकून सा सो चुका था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बेला अभी तक उसकी बाहों में सो रही थी। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरे लिए इतने सुकून का बायस क्यों हो। पता नहीं ये मेरी कैफियत क्या है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ कि कोई और जज्बा है। लेकिन एक हकीकत है कि अब तुम्हारे दूर जाने का ख्याल मुझे बेचैन कर रहा है। उसके सभी चेहरे को देखते हुए दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। फिर उस पर झुकता अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। बेला की आंख उसकी शिद्दत भरे लम्ब से खुली तो हड़बड़ाकर पीछे से धकेलते हुए उठ कर बैठी। तो उसे एकदम निदा की हरकत याद आई। क्या बदतमीज है ये, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरह दुत्कार देखी। वो दुत्कार कर बोलता गुस्से से खेल कर अपनी बाहों में बढ़ता और ज्यादा शिद्दत उस पर बरसाने लगा। उसकी हिचकियों सिसकियों के बावजूद निदा का सारा गुस्सा उस मासूम पर निकाल चुका था। उसके इस बार के लफ्ज में मोहब्बत की बजाय सिर्फ गुस्सा था, जिसने बेला की जान हल्कान कर दी। और आलिम अफरोज को होश इस वक्त आया जब वो खौफ से बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल चुकी थी। ए बेला, उसकी हालत देखकर वो पागलों की तरह उसका चेहरा थपथपाने लगा। आई एम रियली सॉरी मेरी जान, वो तड़प कर बोलता उसके हाथ पैर सहलाने लगा। मगर वह हनूज होशो हवास से बेगाना थी। उसने वहां डॉक्टर को बुलाया तो उसने बताया कि बीपी बहुत लो होने की वजह से बेहोश हुई है। फिर वो इंजेक्शन लगाकर चला गया। वो बेचैन से उसकी सराहने बैठा, उसके सर से हिलाते हुए उसे बार बार पुकार रहा था। फिर 2 घंटे के बाद उसने जरा सी आंखें खोली तो बेताबी से उस पर झुका। कैसे हो तुम, तबीयत कैसे मेरी जान? वो बोला तो उसकी गर्दन में गिल्टी सी उखड़ी और आहिस्ता से कुछ बोलने के लिए लपवा हुआ और साथ ही आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। और बेताबी से उसकी मजीद करीब होता फिर से उसका हाल कुछ ही लगा। जिस्म दर्द हो रहा है। और बड़ी मुश्किल से ये चंद अल्फाज बोल पाई तो आलम अफरोज पर गुरु पानी गिर गया। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने निदा का सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो अपने लबों से उसके आंसुओं को चूमते हुए नम लहजे में बोला। तो वो हिचके से रोने लगी। मेरी जान, वो इससे इस कदर डरने से उससे करीब लगाए, सर सहलाया गोया वो कांच की गुड़िया हो। फिर पूरा दिन आलम अफरोज ने उसका ध्यान ऐसे रखा जिसे गोया वो कांच की गुड़िया ही थी। अगले दिन वो काफी बेहतर थी और आलिम उसे बाहर घुमाने ले आया। वो बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी और आलिम अफरोज तो बस उसे ही देख रहा था। फिर अगले दिन उन लोगों ने घूमने फिरने में ही गुजारे और इस दौरान उसने एक बार भी इससे दोबारा हक वसूल नहीं किया था। और वो अपने जज्बात पर किस तरह काबू पा रहा था वो ये खुद ही समझ सकता था। वो आज खुद ही उसके नजदीक आकर उसके रुखसार पर अपने लब रखते उसे रजामंदी दे चुकी थी। तो आज की रात अपनी हर तशलगी मिटाता चला गया, मगर उसके लम्स में बड़ी मोहब्बत और नरमी थी। अगली सुबह बेला निखरी निखरी सी अपनी पुश्त से नीचे आए, बालों को संभाल सुलझाती सीधी उसके दिल में उतर रही थी। वो उठकर उसके पास आते उसे अपनी बाहों में भर गया। ए माय लव, अब बस घर के लिए आज निकलना है, मगर मेरा दिल नहीं जा रहा। मैं तो कहता हूँ ये गिलगित पे ही शिफ्ट हो जाते हैं। उसकी रुखसार को होले से छूते हुए बोला तो शर्मकीन मुस्कुराहट से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा गई। उसके हाथ हटाता उसके चेहरे के हर हर नक्श पर
अपनी लक छोड़ने लगा। जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, हमें नाश्ता करके घर वापसी के लिए भी निकलना है और रात हो जाएगी। उसके सीने पर हाथ रखी उसे बड़े हक से पीछे धकेलते हुए बोले, घर जाकर कैसे मिलेंगे? वो बेचैन सा बोला, आई डोंट नो, वो तो आप ही रास्ता निकालेंगे ना। वो धीमा सा मुस्कुरा कर बोली, उसका मतलब है कि मुझे हर वक्त तुम्हारे लास्ट क्लासेस बंक करवाना पड़ेगा, क्योंकि आका मेंशन में तो मिलना नामुमकिन है। वो बोला, लेकिन मैं अपनी लास्ट पीरियड नहीं लूंगी तो मेरी पढ़ाई का हर्ज हो जाएगा। वो आहिस्ते से बोली, मैं हूं ना, मैं पढ़ा दूंगा। वो उसके रुखसार को अपने लबों से छूते हुए बोला, तो उसके चेहरे पर अभी तक दस बड़े तासुरात थे। ऐसे चलो, एक काम करते हैं, मैं घर में ये कह दूंगा कि तुम कॉलेज के बाद ट्यूशन सेंटर जाओगी, तो इस तरह तुम कॉलेज से सीधी फ्लैट पर आया करोगी। क्या ख्याल है? उसकी थोड़ी सी थामते हुए बोला, ये बड़ों से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं लगता मुझे। वो मुंह लटका कर बोली, कोई बात नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मैं बोल लूंगा झूठ, और सच बोलकर हम क्या ही कर लेंगे। यहाँ पर हमारे घर में पैसा कमाना सबसे इम्पोर्टेंट है, और विशाल के जज्बात के भार में जब वो लोग नहीं मेरे बारे में सोचते तो मैं क्यों सोचूं? मुझे भी खुश रहने का हक है, और तुम मेरी खुशी हो। उसके चेहरे को थामते हुए तलक खींचे बोला, आप सबको बता दीजिए ना कि मैं आपकी बीवी हूँ। वो उम्मीद करे लहजे बोली, अभी एकदम से नहीं बता सकता, तुम जानती हो ना, 10 दिन पहले तो मेरी शादी हुई है, और इस तरह एकदम से बताऊंगा तो मामला बहुत बिगड़ सकता है, और निदा बहुत जज्बाती भी है इस मामले में, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे साथ गुस्से में कुछ कर जाए। वो सर झुटक कर बोला तो वो चुप हो गई। अच्छा, फिक्र मत करो, मैं एक वक्त आएगा बता दूंगा सबको, बस कुछ अरसा ठहर जाओ। वो बोला, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? नेदाबाजी के कहने पर उसने कपकपाते लबों से पूछा, कभी नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मौत जुदा तो कर देगी, कुछ कह नहीं सकता। उसने कहा तो बेला ने तरफ कर उसके लबों पर हाथ रख दिया। अल्लाह न करे आपको मेरी जिंदगी भी लग जाए, वो नम लहजे में बोली। तो वो उसके हाथ को जोंकता खुद ही भेज गया। अच्छा, मैं तुम्हें फ्लैट छोड़ दूंगा आज रात, और कल तुम वहीं से कॉलेज जाना, और दोपहर में वापस आ जाना। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को इकट्ठा घर पे जाते देखते सब चौंक जाए। वो बोला तो बेला ने फर्मा बतारी से सर इस बात पे हिला दिया, लेकिन बेला का दिल बहुत बोझल था। वो आलिम अफरोज से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा मलाल भी था कि उसके साथ मिलकर झूठ बोल रही है। शाम के वक्त वो लाहौर पहुंच चुके थे। उसे फ्लैट छोड़कर घर पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे, और सब लोग लाउंज में बैठे ग्रीन टी पी रहे थे, और रिदा भी सबके दरमियान बैठी बैठी थी। हाय, कैसे हो? रिदा जल्दी से आजकर उसके सीने से लग गए बोली, मगर आलिम अफरोज के दिल में कोई हलचल ना हो, बल्कि उसे देखकर एक बेचैनी सी हुई। हो गया क्या हल? आगा जान ने पूछा तो सर इस बात में ला गया। तुम कब आई थी? उसने कमरे में आते ही निदा से पूछा। मैं तुम्हारे आने से 1 घंटा पहले ही, और मुझे पता चला कि जनाब अपने एक गेस्ट में बड़ी बिजी है। तुम्हें इतनी भी तौफीक ना हो कि मुझे कॉल ही कर लेते। निदा ने तलक लहजे में कहा, तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुमसे नाराज था, और कॉल तुम्हें करनी चाहिए थी, अपने शौहर को मनाने के लिए। वो भी जवाबन तलक हुआ, किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं कोई अयाशी करने तो नहीं गई थी ना, अपने मुस्तकबिल को संवारने गई थी, और तुम अगर ये कर रहे होते ना तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। तुम क्या चाहते हो, छोटी मोमानी अपने बच्चों समेत इस सारी जायदाद पर कब्जा कर ले? निदा तर्क कर बोली, तुम जितना आगे का सोचती हो ना, काश तुम इतना मेरे बारे में भी सोच लेती कि तुम्हारे इस काम के चक्कर में हमारी शादी की यादें तक नहीं बन सकी, बल्कि तलक यादें बन गई। ये काम कुछ दिन के बाद भी हो सकते थे। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका था, और ना ही मैं आगे कभी रोकने वाला इरादा रखता था, लेकिन कम से कम तुम मेरे लिए टाइम तो निकाल सकती थी ना। बाकी रही बिजनेस की बात, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे हमेशा से पुलिस की नौकरी में ही इंटरेस्ट रहा था, और मैंने उसी को चूज किया। जैसे तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्ट था, और मैं तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा नहीं कमाता, मगर मैं थोड़े से गुजारा करने का यकीन रखता हूँ। बाकी मैंने कभी तुम पर अपनी सोच नहीं थोपी, तो प्लीज ये बार बार मुझे लूजर्स साबित करना बंद करो। वो भी गुस्से से फट पड़ा, हाउ डेयर यू, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। वो परफ्यूम उठाकर जोर से जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाई, आवाज नीचे रखो निदा,
मुझे पता होता ना कि तुम इतनी जाहिल हो कि मैं कभी तुमसे शादी न करता। वो दबे अंदर अंदाज में चीखा तो पास आकर उसका गिरेबान पकड़ दी। उसके गुस्से को मजीद हवा दी गई। तुम्हारा दिमाग खराब है? उसे गुस्से से जोर जोर से धकेलते हुए दहाड़ा तो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरी और उसी वक्त अजरा बेगम अंदर दाखिल हुई। हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसे करने की? अजरा बेगम ने कहा, फिर चिल्लाकर सबको इकट्ठा करने लगी। कुछ ही देर में सब लोग कमरे में आ चुके थे और नीचे जमीन पर बैठी रोती निदा को देखकर चौंक गए। ये सब क्या है? आगा जान ने कहा, हाथ उठाया मेरी बेटी पर। अजरा ने कहा तो सब बेयकीनी से देखने लगे। पुप्पो, झूठ मत बोलिए और कसूरवार आपकी बेटी है, पूछ लीजिए इससे। वो तरफ रह बोला, क्या हुआ था निदा? आका जान ने पूछा। इसने मुझे धक्का देकर नीचे फेंका। निदा ने कहा तो बेयकीनी से देखने लगा। हाउ डेयर यू, तुम सारी तमीज भूलते जा रहे हो कि औरत से कैसे पेश आना है और पुलिस की नौकरी का ही कमाल है ये। आका जान ने उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए बोला और फिर एक एक करके उसे सुनाने लगे। वो चुपचाप खड़ा निदा को देख रहा था जो आंसू बहाकर सच्ची बन चुकी थी। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे इससे तलाक चाहिए, वो एकदम से बोली तो सब लोग साकित रह गए। बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मियाँ बीवी में लड़ाई हो ही जाती है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम इस तरह तलाक ले लोगी। शमशा बेगम ने जल्दी से कहा, क्यों नहीं ले सकती भाभी? मेरी बेटी ऐसा जुल्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कहेगी। अरे, जिस दिन से शादी हुई है मैं उस दिन से देख रही हूँ किसकी सोच मिडिल क्लास फैमिली की तरह है, जिसे निदा के वालिद की थी। वो बच्चे पैदा करने के बाद तलाक लेने से बेहतर है कि पहले ही ताकि ताल्लुक खत्म हो जाए। अजरा ने सफाकी से कहा तो तलख अंदाज में मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छी तालीम दे रही है अपनी बेटी को, जिसे आप खुद अपने घर नहीं बसा सके। वैसे ही अपनी बेटी को भी अपने अब बसाने नहीं देना आपने। अगर आपने बेटी को कुछ सिखाया होता ना तो आज ही नौबत ही ना आती। और अपनी बीवी से अपने हक की डिमांड करना, वो भी शादी के अगले दिन, इसमें गलत क्या था? शादी की रात आपकी बेटी पूरी रात प्रेजेंटेशन तैयार करती रही और अगले दिन अपना बिजनेस संभालने के लिए लंदन चली गई। मेरे दिल में कितने अरमान थे, सबके सब खाक हो गए थे। क्या ये मेरी खातिर कुछ दिन छुट्टियां नहीं ले सकती थी? मुझे इतना तो मालूम था कि इसे अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार है, मगर इतना प्यार होगा उसके सामने कुछ भी नहीं, ये मुझे बाद में मालूम हुआ। खैर, मुझे तलाक तो इसे हरगिज दे दूंगा, बाकी आप लोगों के मर्जी। वो सर्द लहजे में बोला और तेजी से बाहर की जाने पर गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी अपने फ्लैट की जानिब उड़ी जा रही थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो तो बेला गहरी नींद में सो रही थी। वो दबे पांव जाकर सोफे पर लेट गया। उसके सर में शदीद दर्द था और आज उसे अंदाजन निदा से नफरत भी हो चुकी थी। निदा की खातिर उसने इतने सालों इंतजार किया, जो वो कहती रही करता रहा, यहाँ तक कि मंगनी की बात भी नहीं उठाई, जबकि वो इसके इजार से 10 साल पहले कर चुका था। लेकिन निदा ने उसे कहा कि वो इसकी है, लेकिन अभी से अपने करियर पर ध्यान देना है और एक बिजनेस वूमेन बनना है। उसने हर मामले में उसका साथ दिया, लेकिन उसके ख्वाबों के मामले में वो हमेशा उसके खिलाफ रही। उसने जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन की तब भी निदा ने फसाद डाला और कितने दिन नाराज रही और बड़ी मुश्किल से उसने मनाया। फिर वक्तन फवक्तन किसी न किसी बात पर वो एहसास दिलाती रही कि वो एक निकम्मा इंसान है। और आज 10 साल बाद उसका इख्तिताम हो चुका था और शायद वो मोहब्बत थी या नहीं, पूरी खानदान की तरह निदा से सिर्फ मुतासिर था। उसकी आंखों के किनारे से आंसू बहकर उसकी कनपटी में जज़ब हो रहे थे। फिर अचानक उसकी माथे पर बेला का हाथ ठहरा तो उसे उसके थामते हुए लबों से लगाते अपनी आंखों से लगाया। साहिब, आप रो रहे हैं? वो बेताबी से बोली तो वो उठकर बैठा, उसकी कमर में के गिर्द बाजू लपेटता, उसके सीने पर सर रख के रो दिया। साहिब, क्या हो गया आपको? आप ठीक है ना? मेरा दिल दहल रहा था आपको इस तरह देखकर। वो उसका चेहरा अपने दुपट्टे से साफ करते उसके पास बैठी तो उसकी गोद में सर रखे हुए से सब बताता चला गया। आप इस तरह नहीं आना चाहिए था आपको, एक बार नरमी से निदा से बात तो करके देखते। वो लग कुचलते हो बोली, बात करने का टाइम नहीं होता, मैं एक गलत चॉइस को चुना था और मेरी मोहब्बत बहुत अनमोल थी, इसलिए अल्लाह ने उससे पहले ही तुम्हें मुझे देख कर दिया कि मैं बिखरूंगा तो तुम मुझे समेट लोगी, मेरा सुकून मेरे जीने की वजह हो। उसके माथे से माथा टुकाए जज्बाती लहजे में बोला, ऐसा नहीं था, क्यों ये सब आपकी बीवी है का है और मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है।
बस गुस्सा है। वो बेताबी से लब पीच कर बोली, वो गुस्सा नहीं है, वो सिर्फ खुद पसंद है, और अपनी खुद पसंदी की वजह से वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। वो एक खतरनाक औरत बन चुकी है जिसके लिए अपना प्रोफेशन, अपना करियर सब कुछ है, बाकी रिश्ते फाड़ में जाए। उसने झूठ बोला सबके सामने कि मैंने उसे धक्का दिया है। वो इस हद तक गिर गई कि उसने मुझे सबकी निगाहों में गिरा दिया। तुम मुझे बता दो, मुझसे तलाक मांग रही है, मुझे तलाक देनी चाहिए या नहीं? वो एकदम से उसका हाथ थाम कर बोला, बिल्कुल नहीं। तलाक अल्लाह के नजदीक बहुत ही नापसंदीदा अमल है। आप इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सारी गलती, कबूल, गलत फहमियत दूर हो जाएगी। वो बोली तो उसने पुरसोच अंदाज में सर हिला दिया। उसका दिल पुरसुकून हो चुका था। उस कदर छोटी थी मगर निदा के सामने वो बहुत समझदार थी। शायद उन्हें जिंदगी में घुटन वक्त पहले ही देख लिया था और इसीलिए वक्त से पहले वो 17 साल की लड़की को 37 साल की औरत का शऊर दे दिया था। वो अगली सुबह घर पहुंचा तो कुछ ही देर में वकील ने आकर उसे तलाक के पेपर्स दिए। उन तलाक के पेपर पर साइन कर दो और ना खुला के लिए अदालत में जाओगी। और सर्द लहजे में बोली, देखो निदा, तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज इस तरह रिश्ते को खराब मत करो। वो बोला, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है और तुम्हारे साथ कोई भी औरत कभी रह ही नहीं सकती। तुम एक दकियानुसी मर्द हो। मुझे अगर पता होता ना कि तुम इस तरह के हो तो कभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलती। वो इंतहाई नफरत से बोली, देख रहे हैं ये किस तरह बात कर रही है, और आप में से कोई कुछ नहीं बोल रहा। वो तलख लहजे में बोला, और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम अगर खुद को सही कर लेते तो ये सब ना होता। और मेरी बेटी बिल्कुल सच कह रही है, तुम जैसे इंसान के साथ किसी औरत का गुजारा नहीं हो सकता। तुम जैसा मर्दों का बस चले ना तो औरत पर सांस लेना भी तंग कर दो। अजरा ने कहा, बहुत खूब, सही जा रही है आप। और आपको लगता है कि मेरे साथ कोई औरत नहीं रहेगी? मैं बता दूं, मेरे साथ कौन सी औरत रहेगी। वो कहते हुए बेला के जाने पड़ा और उसका हाथ थामकर सबके सामने किया। ये रहेगी मेरे साथ, जो मुझे हर तकलीफ में संभाल लेती है। काश मैंने बहुत पहले ही फैसला किया होता तो आज मुझे ये जिल्लत नहीं देखनी पड़ती। और हाँ, दोनों में से अगर मुझे एक को चूज करना पड़े ना तो मैं बेला को ही करता। वो तलख लहजे में बोला तो सबने बेयकीनी से देखा। तुम 2 टके की लड़की को मुझ पर फोंक हो कि? उसका गिरेबान पकड़ कर चलाई। खबरदार आंदा ये हरकत जीत हो, और ये 2 टके की लड़की नहीं, बीवी है मेरी। वो चिल्लाया, तूने दूसरी शादी करके इसे मेरे बराबर खड़ा किया? निदा सदमे से बोली, नहीं मोहतरमा निदा साहिबा, ये मेरी पहली बीवी है, यानी इससे शादी पहली हुई है, और दूसरे नंबर पर तुमसे। वो तरख कर बोला, मैं इसे जान से मार डालूंगी। निदा ने विजा उठाकर बेला पर मारना चाहा तो जल्दी से आगे बढ़ा। उसका बाजू थामकर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर गया। पूरे लाउंज में सुनाटा छा गया। तुम इसी काबिल हो। खबरदार जो मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी हर बदतमीजी में खुद पर सह सकता, अपनी बीवी के साथ नहीं। उस सर्द लहजे में बोला, फिर तलाक के पेपर सर साइन करके उसके मुंह पर मारे। दफा हो जाए यहाँ से, इस घर में कभी वापस मत आना। तुम हमेशा मेरे खिलाफ जाते रहे हो। हमने कुछ नहीं किया, तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, तुम पुलिस वाले बन के, मैंने कुछ नहीं कहा, मगर आज हद हो गई। अब तुम्हारा आगा मेंशन में से कोई ताल्लुक नहीं। अपनी बीवी को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। आगा जान ने कहा, जा ही रहा हूँ मैं, मेरा ट्रांसफर कराची में हो चुका है और वहां पर मुझे अपने बंगला भी मिल चुका है। अगर कहेंगे तो आप लोगों से मिलने आऊंगा, वरना कभी नहीं आऊंगा। बेला, जाकर तैयारी करो, हम लोग अभी इसी वक्त कराची जा रहे हैं। उसने कहा। शमसा बेगम ने रोते उसे रोकने की कोशिश की। क्या कर दिया तुमने अपनी जिंदगी के साथ? वो गुस्से से बोली, मेरा जमीर बहुत मुतमईन है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं निदा से निभाऊं, मगर वो निभाना ही नहीं चाहती थी रिश्ता। उसने अपनी खुद पसंदी, अपनी माँ की बातों में आकर खुद तलाक लिए। और बाकी जो भी होता है ना, अच्छा ही होता है, आप फिक्र मत कीजिएगा। बेला मुझे बिखरने से पहले समेट लेगी। मैं आपको फोन करता रहूंगा और जब कभी यहाँ पर आऊं तो मिलने भी आऊंगा। और शमसा बेगम के माथे पर बोसा देते हुए बोला, और फिर हमेशा हमेशा के लिए आगा मेंशन छोड़कर निकलता चला गया। वो लोग कराची पहुंचे और तकरीबन 2 महीनों के बाद उसे बाप बनने की खुशखबरी मिली। उसने ये खुशी शमसा बेगम को सुनाई। वो भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आगा मेंशन में उसे माफ कर किसी ने नहीं किया था, लेकिन शमसा ज्यादा दिन उससे नाराज नहीं रह पाई थी। पिछले महीने शमसा कराची में उनके पास रहने आई तो अपने बेटे को इतना खुश देखकर जिसे सारे शिकवे धुल गए।
तुम फिक्र मत करो, मैं आज की फ्लैट से तुम्हारे पास आ रही और बेला का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। शमसा ने एक्साइटेड लहजे में कहा। तो उसने मुस्कुराते हुए फोन बंद कर दे अपनी मताए हयात की जाने देखा। आज मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू सो मच। वो बेला को अपने सीने से लगाए अपने सीने में बीच से बोला, आपका दिल नहीं चाहता कि आगा मंशर जाने को? कितने दिनों से ये जहन में सवाल आज बेला ने पूछे लिया। बिल्कुल नहीं, उसके लड़के से ताल्लुक सिर्फ इतना है कि वहां पर मेरी माँ है, बाकी वो सिर्फ एक ईंट पत्थर का बना हुआ महल है जिसमें पत्थर दिल लोग रहते हैं, और मुझे उस गोश्त उसके दिल में रहना पसंद नहीं है। वो बेला के सीने पर उंगली रखते हुए शरारती अंदाज में बोला। तो शर्मगीन मुस्कुराहट से सर झुका गई। वो इसका माथा चूमते उसे अपने सीने से लगा गया। वो जानता था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिलहाल उसकी खुशियां मुंतजर थी और वो बाहें फैलाकर उन्हें समेटना चाहता था।